अच्छा भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो स्टार्ट करते हैं। ये असेंबली लैंग्वेज तुम्हारा सब्जेक्ट है, पता नहीं तुमने पढ़ा है या नहीं अभी तक। लेकिन मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट्स में से एक है। मतलब पूरे 4 सालों में ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। इसके वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब अ, जितनी तारीफ़ करो कम है। तो पता नहीं, अब मतलब मेरे ख्याल में तो लेने चाहिए। मेरे ख्याल में तो उसके वीडियो ये मुश्किल इतना है एक्चुअली कि मिड टर्म तक तो ये ठीक है, मतलब फिर भी धक्का लगा के समझ आ जाता है। मिड टर्म के बाद ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत ही कम लोग। तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि मतलब इसके वीडियो लेक्चर्स भी लो, मेरे साथ भी पढ़ो, ठीक है ना। अ, ये और दूसरी बात ये है कि ये इसमें वो लेक्चर्स में नहीं है, चैप्टर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मतलब ये इसमें चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, सो ऑन। तो 17 है शायद टोटल। हाँ, 17 है टोटल। इसमें से पहले 7 जो है ना, यहाँ तक ये मिड टर्म होता है, ठीक है। 7 तक मिड टर्म होता है और 8 से 17 जो है वो फाइनल होता है। तो मिड टर्म आसान है। मिड टर्म मतलब कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं है। और चक्कर यही है कि मिड टर्म तक बहुत अच्छी स्कोरिंग करनी चाहिए, क्योंकि फाइनल में अच्छे से अच्छे बंदे को भी मार पड़ेगी, ठीक है ना। तो प्लस इसमें क्लास ना मिस करना। एक मिस करोगे तो अगले की समझ आने की चांस मतलब समझो बहुत ही कम हो जाता है। तो मतलब इसको किताब पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, वीडियो लेक्चर पढ़ो, ये मतलब रियली इतना टफ सब्जेक्ट है, ठीक है ना। कम है जो इतने मुश्किल है पूरे 4 सालों में, ये तो सीधी सीधी बात है। तो ये है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज है क्या, ये यहाँ से बात अगर शुरू करें कि असेंबली लैंग्वेज है, तो कुछ आइडिया दो थोड़ा सा, कि आइडिया तो होएगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। आपने ये बचपन से पढ़ते हो कि कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। क्या फ़र्क आपको पता है इसके अंदर? सर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें हमारे जो हम हमारी जो इंग्लिश है उसके करीब तक है। वो जबकि लो लेवल लैंग्वेज हमारा जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर के इनर चलो, उसमें। ये ठीक है, ये एक तरीका ठीक है समझाने का कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़र के पास है, यानी यूज़र हाई लेवल लैंग्वेज के साथ आराम से इंटरेक्ट करता है। और सीपीयू जो है, प्रोसेसर जो है, वो लो लेवल लैंग्वेज के साथ काम करता है, ठीक है। अच्छा, इस तस्वीर को और खोल लो तो लो लेवल लैंग्वेज के दो पोर्शंस बनते हैं, इसके दो हिस्से यूजुअली बनाते हैं, ठीक है। सबसे नीचे जो है वो होती है वो मशीन लैंग्वेज। सबसे नीचे मशीन लैंग्वेज है, उसके ऊपर असेंबली लैंग्वेज होती है। मतलब ये 9वीं की किताब में भी पढ़ा देते हैं कि मतलब असेंबली लैंग्वेज क्या है, वो इससे मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी ऊपर होती है। और फिर इवेंचुअली हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही दूर यूजर से, बहुत ही ज्यादा दूर सीपीयू से होती है। सीपीयू को सिर्फ दुनिया में एक चीज समझ आती है। ये तस्वीर बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज के दो हिस्से हो जाते हैं ना। अब सीपीयू को सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज तुम्हें पता है कि प्योर बाइनरी लैंग्वेज है, प्योर बाइनरी, विच मीन इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 है, तीसरी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। सीपीयू बिजली से चलने वाली चीज है, उसको सिर्फ ये प्योर बाइनरी समझ आती है, 0 1। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस जिनमें तुम काम करते हो, C++, जावा, PHP, पाइथन, वट एवर, जितनी लैंग्वेजेस जिनमें तुम काम करते हो, ये डायरेक्टली तो सीपीयू पे नहीं चल सकती।
मतलब तुम जो कोड लिखते हो इफ की कंडीशन फॉर का लूप, वो डायरेक्टली सीपीयू पे तो नहीं चल सकता, सवाल नहीं पैदा होता। तुम्हें उसको करना पड़ता है कंपाइल। तो ये जो कंपाइलेशन का अमल है, ये बेसिकली करता क्या है कि उसको, जो तुम्हारा कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो पता है कि तुम्हें अपने हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कंपाइल करना पड़ता है। तो कंपाइलेशन होती क्या है, एग्जैक्टली यही होती है कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट कर दो बाइनरी लैंग्वेज। अगर सी प्लस प्लस की बात करो तो तुम एक सीपीपी फाइल बनाते थे, सीपीपी फाइल। फिर जब तुम उसको कंपाइल करते थे तो एक एक्जी बनती थी, तुम्हारे डेस्कटॉप पे एक एक्जी बनती थी। उस एक्जी को कभी खोल के देखना, तुम खोल के उसको पढ़ नहीं सकते, वो मतलब वो मशीन लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट कोड है। वो तुम्हारे लिए नहीं है ना, वो यूजर के लिए नहीं है, वो सीपीयू के लिए है, सीपीयू उसको चला सकता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो बिल्कुल 100% यूजर के लिए बनी है, इंग्लिश की तरह है। पता है तुम्हें इसके बारे में क्या बताऊं, ये तो तुमने मतलब इस्तेमाल की नहीं है ना। अब इन दोनों के दरमियान एक्चुअली गेम यही है, एक्चुअली गेम ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज यूजर की आसानी के लिए बनाई गई, और एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे चलनी सिर्फ मशीन लैंग्वेज है। दरमियान में एक ट्रांसलेटर को बिठा दिया जिसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है। अब दरमियान में एक चीज है मशीन, ये असेंबली लैंग्वेज जो तुम्हारी किताब का नाम है। ये दरमियान वाली चीज क्या चीज है? अब ये जिस तरह से तस्वीर बनाई है ना, ये ऐसे ही है कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पास पास है बिल्कुल, और दोनों लो लेवल कहलाती हैं, और हाई लेवल बहुत ही दूर है। हाई लेवल का सीपीयू से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा दूर है। तो असेंबली लैंग्वेज करीब है। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये अब जरा मतलब डिफाइन करना जरा इसको थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज इज बेसिकली मशीन लैंग्वेज, ठीक है। बेसिकली वो मशीन लैंग्वेज ही है, यानी 0-1 की जबान ही है। लेकिन फिर अब क्या फर्क क्या है? द डिफरेंस इज दैट इट कंटेन्स निमोनिक्स। निमोनिक्स, निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स आर कोड्स कह लो, मतलब अल्फाबेटिक कोड्स फॉर विजुअल ऑपरेशंस। ये बात सबसे मुश्किल है समझना पहले दिन के, भाई असेंबली लैंग्वेज होती क्या है और मशीन लैंग्वेज से डिफरेंट किस तरह से है। इसको इस तरह से समझो कि अगर तुम एक कमांड लिखते हो, सी आउट हेलो वर्ल्ड, पहली बात है हाई लेवल लैंग्वेज में ये एक इंस्ट्रक्शन तुमने लिखी है। अब जब तुम इसको कंपाइल करते हो, ये यकीन करो, ये तुम्हारा इसमें असेंबली लैंग्वेज में छठा चैप्टर है, ठीक है। तुम ये खुद इसको कंपाइल करके देखोगे, ये तकरीबन आधे सफ़े का कोड बन जाता है। सिर्फ सी आउट करने के लिए तुम्हें आधे सफ़े का कोड लिखना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो व्हेन ट्रांसलेटेड इनटू मशीन, फॉर एग्जांपल ये बन जाता है इस तरह से, और ये मतलब कई लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस बन जाती है। लिटरली अगर तुम मशीन लैंग्वेज खोलो तो उसके अंदर ये होएगा। अच्छा, if you consider this in assembly, मैं तुमसे सिर्फ शक्ल दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें असेंबली में वो नजर किस तरह का आएगा। तो असेंबली में तुम्हें ये नजर इस तरह का आएगा। ये एक्चुअल कोड है। अब एच क्या होता है, 44 कर लो। अब ये 3 लाइनों पे नहीं आएगा, यकीन करो, ये आधे सफ़े पे आएगा कम से कम जब तुम लिखोगे, ये तुम छठे चैप्टर में जाके लिखोगे। अच्छा, अब ये करना क्यों ज़रूरी है? ये करना इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हें ज़रा थोड़ा फ़र्क नज़र आना चाहिए। अब हाई लेवल लैंग्वेज इज़ प्रीटी सिंपल, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, और दैट्स इट। मेरा ख्याल है मशीन लैंग्वेज भी बताने की ज़रूरत नहीं है।
यार म्यूट कर लो अगर। थैंक यू। मशीन लैंग्वेज में भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ खास बात ये है थोड़ी सी कि तुम्हें ये समझ आनी चाहिए कि जो एक लाइन तुम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो ना, जरूरी नहीं है कि मशीन लैंग्वेज में एक लाइन बने, बल्कि एक्चुअली कभी भी नहीं होएगा कि ये एक लाइन बनेगी, ये एक से ज्यादा ही बनेगी। यानी मशीन के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं वो इस एक लाइन के अंदर 10 इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, तो वो बाइनरी में कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा, अब असेंबली लैंग्वेज दरमियाना रास्ता है, इसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं, कोड्स जिसको मैंने न्यूमोनिक्स का नाम दिया ना, ये न्यूमोनिक्स, न्यूमोनिक्स इनको कहते हैं। ये जो एमओवी है, ये जो मैंने सिर्फ एमओवी का एग्जांपल दिया, लेकिन और भी होते हैं। न्यूमोनिक्स कमांड्स होती हैं। न्यूमोनिक्स को अगर आसान करके समझना हो तो ये कमांड्स होती हैं। ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मूव कर दो, प्रिंट कर दो, ये न्यूमोनिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें इसमें और हाई लेवल लैंग्वेज में शुरू में फर्क नहीं नजर आएगा। तुम कहोगे कि यार इधर भी इंग्लिश ही लिखी हुई है और इधर भी इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन ये इंग्लिश की बात नहीं हो रही, डेफिनेशन इंग्लिश नहीं है बेसिकली। गेम सारी ये है कि सीपीयू को सी आउट का मतलब दूर दूर तक नहीं पता। सीपीयू के अंदर कोई कमांड नहीं है ऐसी जो सी आउट करती है। तुम्हें सीपीयू की कोई कमांड पता ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि तुमने तो कभी लो लेवल पे काम ही नहीं किया, तुमने तो हमेशा हाई लेवल पे काम किया है। तुम्हें कमांड्स पता है सी प्लस प्लस की, तुम्हें कमांड्स पता है जावा की, सीपीयू की कोई कमांड नहीं पता तुम्हें कि सीपीयू के ऊपर क्या चलती है। तो बेसिकली सीपीयू के ऊपर जो कमांड्स चलती हैं वो ऐसे बनती हैं, जैसे ये बाइनरी लिखी हुई है, हो सकता है ये एक कमांड होए यहाँ तक, ये हो सकता है एक कमांड होए, फिर ये हो सकता है ऑपरेंड होए, और ये हो सकता है एक और ऑपरेंड होए। इस जबान की जरा आदत डालनी है। कमांड जब हम सीपीयू को देंगे तो हम उसको बता रहे हैं कि करना क्या है, और ऑपरेंड जब हम उसको देंगे तो वो बेसिकली ये है किस चीज के ऊपर करना है। सिंपल सा काम करो, दिमाग में करो 2+3। अब 2+3 में एक ऑपरेशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये तुम्हारा निमोनिक हो गया कि ऐड हो रहा है। और कौन सी चीजें ऐड हो रही है, 2 और 3, ये ऑपरेंड्स हो गए। तो हर कमांड के अंदर एक ऑपरेशन होएगा कि करना क्या है, और दो ऑपरेंड्स, 2 3 1 वॉट इतने ऑपरेंड्स होंगे कि किसके ऊपर काम करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मशीन लैंग्वेज में ये इंस्ट्रक्शन टूटी हुई है, ये मेरी कमांड है, ऑपरेशन है, और ये मेरे ऑपरेंड है। अब अगर इसको मैं मशीन में लिखूँ ना, तो हो सकता है कि ये वाली जो पहली कमांड है वो ये एमओवी हो, ये ऑपरेंड पहले वाला हो सकता है कोड हो एएक्स का, और ये वाला आखिरी जो है ये कोड हो सकता है इसका। अच्छा, अब जरा बात समझनी है, सी आउट का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इस कमांड से। सी आउट का और इसका तो कोई ताल्लुक है ही नहीं ना, दूर दूर तक मतलब नजर नहीं आता है कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है। मशीन और असेंबली बिल्कुल पास पास है। असेंबली सिर्फ ये करती है कि मशीन को सफाई कर देती है थोड़ी सी, यानी है वो मशीन लैंग्वेज ही। यानी सीपीयू के पास जब ये 000100 ये लिखा हुआ जाता है, तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू मूव करता है। जब उसके पास, भाई सीपीयू प्योर बाइनरी के ऊपर चलता है, तो बाइनरी के अंदर को असूल होंगे कि कैसे चलता है। वो ऐसे चलता है कि जब उसके पास ये वाला कॉम्बिनेशन जाता है 00010010, तो वो समझ जाता है कि मैंने मूव करना है। जब उसके पास ये जाता है तो वो समझ जाता है कि एएक्स की बात हो रही है, ये जाता है तो फलाने फलानी चीज़ों की बात हो रही है। अब असेंबली सिर्फ ये करती है कि प्रोग्रामर को बजाय इसके कि ये सारा कुछ याद रखना पड़े, मतलब प्रोग्रामर ये कैसे याद रखेगा कि बार बार इतने 0 1 टाइप करे, वो बजाय इसके कि उसको याद रखे, उसने कुछ कोड्स बना के दे दिए, कुछ न्यूमोनिक्स बना के दे दिए आपको, कि भाई बजाय इसके कि तू ये याद रख, तू सिर्फ ये याद रख के एमओवी लिखना है, मूव की कमांड लिखनी है, बजाय इसके कि तुम ये याद रखो तुमने एएक्स लिखना है। ये पॉइंट यहाँ पे समझना बड़ा जरूरी है कि असेंबली और मशीन बेसिकली एक ही है, सिर्फ लेबलिंग का फर्क है। ठीक है, वेर एज हाई लेवल बिल्कुल भूल जाओ, दूर दूर तक कोई लिंक नहीं बनेगा। हाई लेवल का आज के बाद जिक्र भी नहीं आएगा, बस ये आज पहले दिन ही समझाने के लिए जिक्र आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हो प्लीज पूछो। तुम्हारे दिमाग में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि न्यूमोनिक्स क्या होते हैं,
तो मैं ये क्लियर होना चाहिए कि असेंबली और मशीन में फ़र्क क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन बेसिकली एक जैसी है। क्या असेंबली के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को हमें ट्रांसलेट करना पड़ता था कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू, क्या असेंबली के प्रोग्राम को ज़रूरत पड़ेगी? सर पड़ेगी ज़रूरत, वजह? क्योंकि वो सीपीयू तो मशीन लैंग्वेज जानता है एट और एट द सबने एंड ऑफ द लैंग्वेज डे में। एट द एंड ऑफ द डे ये मशीन लैंग्वेज तो नहीं लिखी हुई, तो फिर हाँ ज़रूरत जी। पड़ेगी, क्योंकि इवेंचुअली उसको देखो, सीपीयू तो बहुत ही डम सी चीज़ है, उसको तो सिर्फ 0 1 चाहिए। तो इवन दो मैं तुम्हें इतना समझाया है कि ये बिल्कुल मिलती जुलती हैं आपस में, लेकिन एक तो नहीं है ना, 0 1 चाहिए उसको। तो यस, उसको भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको जो ट्रांसलेट करता है उसको असेंबलर कहते हो। बस लफ्ज़ का फ़र्क है, मतलब है ट्रांसलेटर ही, बस लफ्ज़ का फ़र्क है। कंपाइलर इंटरप्रेटर कहते हैं जब हाई लेवल को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, और असेंबलर कहते हैं जब लो लेवल को असेंबलर असेंबली को ट्रांसलेट कर रहे हो। और यकीन करो बहुत ही आसान है ये। मैं इस तरह से बोलूँगा कि अगर ये उर्दू है, मशीन लैंग्वेज अगर उर्दू है और असेंबली अगर पंजाबी है, तो हाँ दरमियान में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दुनिया उलट नहीं जाती। हाई लेवल जैपनीज़ है, दूर दूर तक तो ताल्लुक ही नहीं किसी का। तो जैपनीज को जब ट्रांसलेट करते हो उर्दू में, तो वो मतलब कंपाइलर इंटरप्रेटर कर रहा है और इधर असेंबलर कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस जो मैंने एग्जांपल करवाया है इससे असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझो। मतलब गूगल करो कि क्या चीज़ होती है, और तुम्हें काफ़ी डिटेल मिल जाती है। बुक भी अच्छी है, बुक में से भी ले सकते हो, लेकिन बेसिकली गूगल करो, जनरल चीज़ें हैं, तो काफ़ी क्लियर मिलता है। अच्छा, अब एक एक आधी छोटी सी बात और मैं करना चाहता हूँ कि who uses assembly language and when। सवाल ये है कि तुम अखबार खोलोगे और जॉब्स ढूंढोगे, तो तुम्हें जॉब्स मिलेंगी सी प्लस प्लस की, जावा की, पीएचपी की, पाइथन की, सीक्वल सर्वर की। और यही वो चीज़ें हैं जो तुम, मतलब अपने आप से पूछो, तुम यही चीज़ें सीखना चाहते हो बीएस के अंदर। तुम कहते हो कि मैंने जावा का प्रोग्रामर बनना है, पीएचपी का प्रोग्रामर बनना है, तुम्हारा एम ही ये होता है कि तुमने ये करना है, ठीक है ना? तो फिर असेंबली क्या है? असेंबली कौन करता है? असेंबली कौन करता है और क्यों करता है? तो ये तो सबको पता है ना कि आप ये लैंग्वेजेस क्यों सीखते हो। मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्यों सीखते हो? हाई लेवल लैंग्वेजेस का क्या मकसद है? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेबसाइट्स बनाते हो, एप्लीकेशंस बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, प्रोग्राम्स बनाते हो, जो बेसिकली यूजर की जिंदगी आसान करते हैं। गेम्स बनाते हो, ये सब एप्लीकेशंस आ गई ना। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस तो सिर्फ यही करती हैं, बनी इसलिए हैं। और 99% लोग यही करते हैं, करते ही एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। भी कौन इस्तेमाल करता है? एक और तरह से कहता हूँ, अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानते हो जो 20 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा है, मार्केट में बैठा है, उससे पूछो असेंबली इस्तेमाल करता है, 99% वो कहेगा नहीं करता, पता ही नहीं है क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये भी रियलिटी है। अब उसका कसूर नहीं है वो, उसका क्या कसूर है? वो सारी जिंदगी उसने काम ही जावा के अंदर किया, उसको जरूरत ही नहीं है असेंबली लैंग्वेज की। फिर क्या ये मुसीबत क्या है कि हम पढ़ते हैं और इसको सीखते हैं, और ये है। तो असेंबली लैंग्वेज या जनरली लो लेवल लैंग्वेजेस कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिखने वाले करते हैं।
आर यूजुअली रिटन इन प्योर असेंबली, लेकिन प्योर असेंबली में आजकल कोई नहीं लिखता। सी लैंग्वेज, बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर लिखिए। अच्छा, सी को सी प्लस प्लस ना समझना बिल्कुल। तुमने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, सी तुमने नहीं पढ़ी हुई, वो तुम 8वें सेमेस्टर में पढ़ते हो थोड़ी सी। सी काफ़ी ज़्यादा लो लैंग्वेज है। अब वो दोनों के दरमियान में है, बेसिकली ज़रा यूनिक सी चीज़ है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा दरमियान में है, मतलब वो लो की तरफ आती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिखे जाते हैं, जो विंडोज़, iOS, ये जो सारे लिखे जाते हैं, ये बेसिकली असेंबली में लिखे जाते हैं। ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जावा में नहीं लिखे जाते। जावा तो चलती ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, वो नहीं हो सकता, उसके अंदर नहीं लिखे जा सकते। तो असेंबली का प्रोग्रामर जो है वो जॉब्स ढूंढ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, एप्पल में। वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर रहा होगा। आप एक फैक्ट्री का सॉफ्टवेयर नहीं असेंबली में कभी भी बनाओगे, इम्पॉसिबल। हाँ, लेकिन अगर तुमने विंडोज लिख रहे हो, विंडोज की ड्राइवर्स ड्राइवर्स एक और बड़ी मेजर चीज है, डिवाइस ड्राइवर्स आर रिटन इन असेंबली। यूटिलिटीज जो हैं, टूल्स जो हैं, ये ज्यादातर असेंबली में लिखे जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पेड जॉब्स होती हैं, एक्सट्रीमली हाईली पेड जॉब्स, ठीक है। लेकिन मतलब होती बहुत कम है दुनिया में, क्योंकि ज़ाहिर बात है एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाखों लोग कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम 2-3 कंपनियां लिख रही हैं। अच्छा, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम भी 12-14 होते थे, तकरीबन 95 2000 की बात कर लो तो काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे। HP का अपना था, IBM का अपना था, माइक्रोसॉफ्ट का अपना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बस दो ही पार्टियां रह गई इस गेम में, एक माइक्रोसॉफ्ट रह गया और एक एप्पल रह गया। और अब पिछले 8-10 सालों में गूगल को डाल दो इसके अंदर, वो उसके एंड्रॉइड की वजह से ना। दीज आर द पीपल ना, ये लोग हैं जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स को हायर कर रहे हैं। डिवाइस ड्राइवर्स इसके अंदर लिखे जाते हैं। और एक चीज़ जो समझना ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल है, uh, वो ये है कि असेंबली इज यूज फॉर हाई लेवल एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन। मैं इस पर ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता, लिख इसलिए रहा हूँ कि अगर इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। तो इसकी एक सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर तुम एक दीवार बना रहे हो, तो दीवार तुम हमेशा ईंटों से बनाओगे, बड़ी बड़ी ईंटें पकड़ोगे, उनसे बनाओगे। ये हाई लेवल लैंग्वेज की मिसाल है कि उन ईंटों को, हाई लेवल लैंग्वेज की ईंटों को जोड़ के तुम पूरी एक एप्लीकेशन या पूरी एक दीवार खड़ी करते हो। असेंबली वहां पे यूज होती है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, विच मीन्स कि अगर तुमने पूरी दीवार बना दी है और एंड पे तुमने ये जो कोना आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल ये जो मेरा कॉर्नर बन रहा है, कोना बन रहा है, इसको तुमने थोड़ा गुलाई की शक्ल देनी है, थोड़ी इसमें खूबसूरती लानी है, गुलाई लानी है, ये कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो असेंबली का काम है कि एप्लीकेशन तो पूरी हाई लेवल में ही बनेगी सारी जिंदगी, लेकिन उसमें कहीं पे अगर उसको, अब एप्लीकेशन में खूबसूरती तो नहीं लानी होती, उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, विच मीन्स उसकी स्पीड तेज करनी होती है, उसको एफिशिएंट बनाना होता है। तो जब तुम पूरी एक एप्लीकेशन हाई लेवल में बना चुके होते हो और देन उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, तो उस ऑप्टिमाइजेशन को तुम असेंबली के अंदर करते हो। इवन अपनी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कुछ थोड़ा सा कोड तुम असेंबली का इम्बेड कर देते हो उस जगह पे जहां पे उसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। लो भाई, ये इसकी बेसिक कहानी थी कि असेंबली लैंग्वेज है क्या। इसमें से ये वाला हिस्सा जो है ना, ये मशीन वाला और ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये पहले दिन समझ आना बड़ा मुश्किल है, सीधी सी बात है। बिल्कुल क्लियरली दिमाग में समझ आना कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, लेकिन ये सारा काम तुमने हाथ से करना है इसी बुक में, तो मसला नहीं है ये, मतलब बड़ा क्लियर समझ आ जाएगा। अगर कोई मसला नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे। अब जब असेंबली लैंग्वेज पढ़नी है तो नीचे एक प्रोसेसर फिक्स करना है, सारी गेम ये है। अच्छा, बाय द वे, असेंबली लैंग्वेज यूनिवर्सल नहीं हो सकती। हाँ, ये भी एक बात है जो करनी चाहिए। हर सीपीयू की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है।
तो ये तुम्हें क्लियर नहीं है ना, तो ये बिल्कुल क्लियर कर लो। ईच सीपीयू हैज इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज की तरह नहीं है कि तुमने सी प्लस प्लस सीख ली बस अब वो सारी दुनिया में एक ही तरह चलेगी, नहीं। हर सीपीयू की फिजिकल हार्डवेयर अपनी होती है, तो उसकी मशीन लैंग्वेज भी अपनी होती है। ये कहाँ से आती है मशीन लैंग्वेज? मैन्युफैक्चरर प्रिंट करता है। मैन्युफैक्चरर प्रिंट्स द डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू मशीन लैंग्वेज। नहीं, जब मैन्युफैक्चरर एक नया सीपीयू बनाता है तो उसके साथ वो डॉक्यूमेंटेशन देता है कि भाई इस सीपीयू पे ये फलानी फलानी कमांडें चलें कि इस तरह की मशीन लैंग्वेज इसके ऊपर चलेगी। तो therefore assembly can never be unique, मतलब सिंगल नहीं हो सकती भाई। हर सीपीयू मैन्युफैक्चरर जो है, फॉर एग्जांपल एक मोटरोला का सीपीयू है और एक इंटेल का सीपीयू है, अब इन दोनों के ऊपर डिफरेंट कमांडें चलेंगी, तो डेफिनेटली इनकी डिफरेंट मशीन लैंग्वेज होगी। मशीन लैंग्वेज है क्या? वो कमांडें ही है ना जो उसके ऊपर चल सकती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। मैन्युफैक्चरर ये बताता है आपको कि मेरे प्रोसेसर के ऊपर फलानी फलानी कमांडें चलेंगी और इस तमीज से चलेंगी, इनको लिखना इस तरीके से है। तो असेंबली क्या है? असेंबली उससे एक लेवल ऊपर है बस, कि जो मशीन लैंग्वेज लिखी हुई है उसके वो स्टिकर बना रहा है, उसके वो कोड बना रहा है, उसके वो न्यूमोनिक्स बना रहा है। तो अगर मशीन लैंग्वेज सेम नहीं है तो असेंबली भी सेम नहीं है। तो असेंबली यूनिक नहीं होती कभी भी, ये हर प्रोसेसर के लिए डिफरेंट होएगी। हम इस बुक में वी विल बी यूजिंग इंटेल 8088 CPU for लैंग्वेज। इंटेल आजकल बनाता है कोर i7, कोर i9 बना रहा है, बेसिकली कोर सीरीज बना रहा है आजकल पिछले 5 सालों से। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो वो बनाता था डुअल कोर की एक सीरीज थी। उससे थोड़ा पीछे चले जाओ तो वो पेंटियम की सीरीज बनाता था। उससे थोड़ा पीछे चले जाओ, यहाँ तक तो तुमने देखा होगा, मेरा ख्याल है तुमने खुद अपने हाथों से पेंटियम इस्तेमाल किया होगा। अब इसके अंदर बहुत लंबी कहानियां थी। कोर के अंदर i3, i7, i9 है। डुअल कोर के अंदर वेराइटीज थी। पेंटियम के अंदर 1, 2, 3, 4 मॉडल्स थे। इससे पीछे चले जाओ तो इसका प्रोसेसर था 80486। उससे पीछे चले जाओ तो 8386, ये पहला था जो मैंने खुद इस्तेमाल किया था, ठीक है, 386। उससे पीछे चले जाओ तो 8286 था। ये अब हम 1990 के करीब पहुंच गए हैं, ठीक है, 8286 के लिए ना। तो इससे भी पीछे चले जाओ तो कोई खास मीनिंगफुल नहीं थे। 2-4 थे, लेकिन उसमें हम ये 8088 ही कहेंगे। इसको x86 आर्किटेक्चर कहते थे। आज भी ये लफ्ज यूज हो रहा होता है। x86 चीजें जब डाउनलोड करते हो तो उसमें x86 वर्जन होती है, ये वो। पर खैर, तुम्हें x86 कहा जाए या तुम्हें 8088 प्रोसेसर कहा जाए, ये एक ही बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब जरा गेम समझना। आजकल हम इस प्रोसेसर के ऊपर, तुम्हें असेंबली लैंग्वेज के ऊपर नहीं पढ़ाई जा रही। अगर तुम्हें पढ़ाई जाती तो मेरे ख्याल है 2 साल बस फिर तुम यही पढ़ते, असेंबली लैंग्वेज कोर प्रोसेसर की पढ़ते हैं। हम गए हैं 30 साल पीछे, 30-35 साल पीछे। ये तकरीबन 85 का प्रोसेसर है, 1985। तो जो पहला यूजफुल सही अच्छा सीपीयू इंटेल ने बनाया था वो 8088 था। इससे पीछे भी थे यार, इससे पहले भी थे। इससे पहले 8086 था एक। तो लेकिन ये इतना यूजफुल नहीं था, इतना कामयाब नहीं हुआ। 8088 बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। तो इसकी जो मशीन लैंग्वेज थी, इसकी जो असेंबली लैंग्वेज थी, वो हमें इस किताब में पढ़ाई जा रही है। 35 साल पुरानी चीज़ पढ़ाई जा रही है। तो गेम क्या है? गेम ये है कि ये आर्किटेक्चर आज तक बदला ही नहीं है। 8088 से लेके आज तक कोर i9 तक वो आर्किटेक्चर चेंज ही नहीं हुआ। अब इससे क्या मुराद है? आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर ये होता है कि कोई चीज़ बनी कैसे हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक घर का आर्किटेक्चर देखो तो उसमें ये होएगा कि कमरे कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, किचन कितने हैं,
कितने बड़े साइज के हैं, सीढ़ियाँ कहाँ पे हैं, डिज़ाइन होएगा ना, उसका आर्किटेक्चर होएगा। तो इस सीपीयू के अंदर क्या चीज़ें थी, इसका आर्किटेक्चर क्या था, वो आज भी वही है जो 35 साल पहले था। अब फ़र्क क्या आया? फ़र्क क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, बेसिक चीज़ें वही हैं कि अगर कमरा है, बाथरूम है, किचन है, लेकिन अब ये हो गया है कि पहले अगर एक-एक था तो अब 5-500 हैं। अगर पहले एक कमरा था तो अब 500 कमरे हैं 4 सीरीज़ में। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। लेकिन बेसिक डिज़ाइन का जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन की वो साइंस है बेसिकली, वो चेंज नहीं हुई। ठीक है? असल में वो मूर्स लॉ कहता है कि सीपीयू के अंदर वो आईसी ज़्यादा होते जाएँगे, ट्रांजिस्टर ज़्यादा होते जाएँगे, तो वो बस छोटा-छोटा, छोटा-छोटा हर चीज़ होती गई है। तो ये पूरी किताब अब तुम पढ़ रहे हो 8088 प्रोसेसर के ऊपर। अब तुम्हें 88 की कहानी सारी पता होनी चाहिए। 8088 CPU was a 16 बिट सीपीयू। जब पैदा हुए थे तो 32 बिट का सीपीयू चल रहा था, आजकल 64 बिट का चल रहा है। अब 128 का नहीं आएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 32 से 64 पे जाने की बड़ी सख्त वजह थी। वो वजह बेसिकली मेमोरी थी कि रैम ज़्यादा चाहिए होती थी। तो अब 64 से आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब टेक्नोलॉजी ही चेंज होएगी, आर्किटेक्चर ही चेंज होएगा। तो ये 16 बिट का सीपीयू था। इस बात का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट ईच रजिस्टर इन सीपीयू वाज 16 बिट। मतलब ये है कि बसेस वर 16 बिट। मतलब तुम आज भी अगर सीपीयू खरीदते हो 64 बिट का, तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो रजिस्टर्स हैं वो 64 बिट के होते हैं। इसी तरह बसेस जो हैं वो भी उतनी बिट की ही होती हैं। और तीसरी बात ये है कि वन वर्ड इज 16 बिट या 2 बाइट्स। ये क्या बात हो रही है, ये क्या चीज़ है? तो आ, ये तुम्हारा सीपीयू है। बेसिकली तो दो ही चीज़ें हैं ना कंप्यूटर में, एक सीपीयू है और एक रैम। मिनिमम अगर तुम्हारे पास दो चीज़ें ये हों तो कंप्यूटर तुम्हारा चल सकता है, काम करेगा। सिर्फ सीपीयू लगी हो है, रैम लगी हो है। सीपीयू और रैम आपस में बात कैसे करते हैं? ये आपस में बात करते हैं एक सड़क के ऊपर, एक पाथ के ऊपर, एक रास्ते के ऊपर, जिसको कहते हो सिस्टम बस। वैसे तो पता ही होएगा, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर सिस्टम बस डेफिनेशन खुद ही करना जाके। एक इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसके ऊपर डेटा ट्रांसफर करता है। बेसिकली रैम अलग है, सीपीयू अलग है। अब दरमियान में कोई रास्ता चाहिए ना जिसपे डेटा ट्रांसफर होएगा, कोई सड़क चाहिए, उसको सिस्टम बस कहते हैं। इसके तीन हिस्से होते हैं। एक एड्रेस बस, एक डेटा बस और एक कंट्रोल बस। और ये बस जो है, ये एक रास्ता है, बस एक पाथ है जिसके ऊपर डेटा ट्रांसफर होना है। इस बस का एक साइज होता है। अगर मेरा सीपीयू 16 बिट का है तो इसका मतलब है एड्रेस बस भी 16 बिट की है, विच मीन ये 16 तारे हैं। एड्रेस जो है 16 तारे हैं जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। अच्छा, एड्रेस बस बेसिकली सिर्फ ये करती है कि डेटा सीपीयू से लेके रैम तक जाती है, यानी यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है। डेटा बस दोनों डायरेक्शन में चलती है, यानी डेटा तो उधर से उधर भी जा सकता है और उधर से उधर भी जा सकता है। ये तो आसान है समझना कि डेटा या तो रैम से सीपीयू में भी जा सकता है और सीपीयू से रैम में भी जा सकता है। कंट्रोल बस के ऊपर सिग्नल्स होते हैं जो एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। अच्छा, वैसे तो सिग्नल्स सीपीयू ही देगा, सीपीयू ही बताएगा कि क्या काम करना है, लेकिन इसमें भी बाई डायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट है। ये अभी तुम्हें मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्यों है। ये एग्जांपल समझना मुश्किल है। अब सीपीयू काम कैसे करता है? सीपीयू काम ऐसे करता है कि उसको जो इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, या जो भी चीज़ चाहिए होती है, वो रैम से उठाता है। तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हारा जो प्रोग्राम पड़ा होता है, इंस्ट्रक्शंस जो पड़ी होती हैं, वो सारी रैम में पड़ी होती है।
अब सीपीयू ये बताता है कि मैंने किस एड्रेस पे जाना है, तो एड्रेस बस पे वो एड्रेस रखेगा, कहेगा 101 नंबर सेल पे जाना है, वो एड्रेस ट्रांसफर हो जाएगा रैम को, रैम अपने 101 सेल में जाएगी, वहां से डेटा उठाएगी और वो डेटा अब वापस डेटा बस पे डालेगी और वो सीपीयू उसको रीड कर लेगा। कंट्रोल बस जरा है इसमें थोड़ी सी जो ट्रिकी होती है यूजली। तो कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल बस इज यूज फॉर सिग्नल्स, सिग्नलिंग के लिए यूज होती है। कंट्रोल बस इज यूज फॉर सिग्नलिंग। सिग्नलिंग में ये है कि इसको और तरीके से कह लो तो बेसिकली सीपीयू प्रोवाइड्स एक्शन ऑन कंट्रोल बस। फॉर एग्जांपल एक बड़ी सिंपल सी बात है कि रीड करना है या राइट करना है। कि मैं फॉर एग्जांपल एड्रेस बस पे कहता हूँ कि मुझे जाना है 110वें सेल पे, तो वो 110वें सेल पे चला जाता है रैम के, वहां से डेटा उठा लेता है, डेटा में फॉर एग्जांपल आता है 33, तो वो 33 उठा के वापस ले आता है। अब इस कहानी में कहीं पे ये तो बताना है ना कि रीड करना है या राइट करना है, तो वो कंट्रोल बस के ऊपर सिग्नल जाता है, मैंने रीड करना है। हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सिस्टम बस एक दरमियान में कंपोनेंट है जो ये काम कर रहा होता है। अच्छा, अब सीपीयू के अंदर क्या होता है, अब सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब जो आपको चाहिए इस वक्त वो हैं रजिस्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है सीपीयू के अंदर एएलयू लगा होता है, एफपीयू लगा होता है, कंट्रोल यूनिट लगा होता है, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। मुझे इस वक्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में कुछ अ, हाँ, बाय द वे रजिस्टर्स होते क्या हैं? कभी नहीं सुना। Registers are considered dispatch RAM। बेसिकली सीपीयू की रैम होती है, दे आर लोकल मेमोरी ऑफ सीपीयू। जिस तरह कैशे होती है ना, कैशे का पता है? तो कैशे क्या होती है? कैशे ये होती है कि सीपीयू के अंदर कुछ मेमोरी बनाई होती है। वो क्यों बनाते हैं? रैम भी तो है भाई, रैम इतनी बड़ी पड़ी हुई है, कैशे क्यों बनाते हो? कैशे का कभी तुमने साइज देखा हो तो वो एमबी में होता है, 2000 MB, 4000 MB ये साइज होता है। और रैम जो है उसकी जगह पे करोड़ों अरबों दफा बड़ी होती है। तो क्यों बनाते हैं कैशे? कैशे सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि वो सीपीयू के अंदर होती है। क्योंकि वो सीपीयू के अंदर होती है, सीपीयू को बार बार ये मोहल्ला छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ता डेटा लेने के लिए। जब वो सीपीयू इधर रैम के पास जाएगा, डेटा उठाएगा, इस सारे में टाइम वेस्ट होता है। तो अगर वो डेटा हम कैशे के अंदर ही रख दें, सीपीयू के अंदर ही रख दें, तो सीपीयू बड़ा तेजी से काम कर सकता है अपनी लोकल मेमोरी से। तो रजिस्टर्स भी बिल्कुल यही होते हैं, रजिस्टर्स भी सीपीयू की लोकल मेमोरी होते हैं, लेकिन रजिस्टर्स स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब कह लो कि डिफरेंस बिटवीन कैशे एंड रजिस्टर्स इज दैट कैशे इज जनरल पर्पस। जनरल पर्पस मीन्स उसके अंदर जो दिल करता है रख दो। रजिस्टर्स आर स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज का मतलब है कि रजिस्टर तुम अपनी मर्जी से डेटा नहीं रख सकते, मतलब उसकी खास मतलब है। कैशे में ये है कि जिधर जो मर्जी रख दो, जनरल पर्पज है। लेकिन चीजें दोनों एक ही हैं, मेमोरी हैं जो सीपीयू के अंदर बनी हुई है। अब रजिस्टर साइज इज डिटरमिन्ड बाय, कहना नहीं आएगा मुझे, वर्ड साइज ऑफ सीपीयू होता है। और वर्ड साइज का मतलब ये होता है, जैसे आज इस वक्त जिस कंप्यूटर को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो 64 बिट का कंप्यूटर है तो उसके अंदर रजिस्टर 64 बिट के हैं, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम 16 बिट का सीपीयू इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगेन तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कि इसके अंदर तमाम रजिस्टर्स 16 बिट के।
रजिस्टर्स के नाम कौन देता है, क्या करता है, तो वो मैन्युफैक्चरर अगेन जो सीपीयू बनाता है, कंपनी जो सीपीयू जिसने बनाई है वो बताता है कि ये AX रजिस्टर है, ये BX रजिस्टर है, ये CX रजिस्टर है, सो ऑन। वो उन रजिस्टर्स को मतलब नाम भी देता है और उनके मतलब भी बताता है। तुमने ये प्लीज पढ़ना है जाके, ये चैप्टर 1 है, ठीक है, कि बसेस क्या होती हैं। अच्छा, अब इसने इस तस्वीर में ये बसेस, इसमें इसने ये IO डिवाइसेस भी दिखा दी हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस भी, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ 10वें चैप्टर में जाके हम पेरिफेरल डिवाइसेस खोलते हैं, तब फिर क्या ज़रूरत है, हम सिर्फ प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान में काम करते रहेंगे कम से कम पहले 8-10 चैप्टर तक। रजिस्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। अच्छा, इसको अब कुछ ज़्यादा वरी ना करना है इसके बारे में, ये टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं, मैं करवाऊंगा नेक्स्ट टाइम, लेकिन कुछ ज़्यादा मसला नहीं है कि किस किस किस्म के रजिस्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स है, ये भी पढ़ना, अगेन ये भी मैंने नहीं किया अभी। ये 8088 का आर्किटेक्चर है कि इंटेल, थोड़ी सी कहानी लिखी होगी कि इंटेल ने किस तरीके से वो डेवलप किया है और तुम कौन सा आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, अच्छी हिस्ट्री ये लिखी हुई है। और दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। हर सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, उनका नाम क्या है, कितने होते हैं, मुझे नहीं पता, वो डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है, उस सीपीयू बनाने वाले के ने जो डॉक्यूमेंटेशन दी है उससे पता चलता है। तो हम जो प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं 8088 का, उसके अंदर ये रजिस्टर्स हैं, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ इस वक्त जिक्र करूंगा, काम अगली दफ़ा करेंगे। इसमें 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, AX, BX, CX, DX। इन रजिस्टर्स को जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहते हैं, और इनका मतलब ये है कि ये जनरल है, इनके अंदर कुछ भी रख सकते हो। इनका साइज क्या है, 16 बिट, हर रजिस्टर का साइज 16 बिट। इसके अलावा कुछ इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, ये SI और DI इंडेक्स रजिस्टर्स हैं। SI स्टैंड्स फॉर सोर्स इंडेक्स, DI स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये दोनों पॉइंटर्स के तौर पे यूज होते हैं। जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होते हो तो ये सोर्स से उठाते हो, डेस्टिनेशन पे रखते हो। ये कतन अभी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा इंटरेस्ट लो। P रजिस्टर्स जो होते हैं ये भी पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं, इससे स्टैक पॉइंटर बनता है, इससे बेस पॉइंटर बनता है। उसके बाद ये 4 बड़े मोज़ज़ रजिस्टर हैं, अलहदा करके बिठाया हुआ है इनको। इनको सेगमेंट रजिस्टर्स कहते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। और उसके बाद 2 सबसे मोज़ज़ रजिस्टर हैं जो IP और फ्लैग्स हैं। ये तमाम रजिस्टर, हर रजिस्टर जो है 16 बिट होता है, ठीक है। अब ये दरमियान में ये तोड़ा हुआ है इसको कुछ, इस पे थोड़ी सी बात कर लो बस। AX रजिस्टर 16 बिटों का है। 16 बिटें कितनी बाइट्स बनती हैं, 16 बिटें बनती हैं 2 बाइट्स। तो ये भी 2 बाइट्स का है, ये भी 2 बाइट्स का है, ये भी 2 बाइट्स का है। अब AX भी एक्चुअली 2 ही बाइट्स का है, लेकिन उसमें स्पेशल ये है कि उन 2 बाइट्स को तुम तोड़ सकते हो, यानी उसका ऊपर वाला हिस्सा अलग पढ़ सकते हो, नीचे वाला हिस्सा अलग पढ़ सकते हो। बस ये इंशाल्लाह अगली दफ़ा करेंगे। 1.5 तक यार प्लीज़ रीडिंग पूरी करना, और अगर दिल करे तो ये भी चाहे पढ़ लो, लेकिन 1.5 तक 100% कोई भी चीज़ जो पूछना चाहो अगली दफ़ा ज़रूर पूछना। अब मैं बहुत आहिस्ता गया हूँ आज, अगर तुम्हें लगे कि ज़्यादा तो नहीं, अभी ज़्यादा 2-3 दिन बाद शुरू करेंगे, ठीक है भाई। कोई मसला, कोई चीज़ पूछना चाहो, कोई प्रॉब्लम?